नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। आज हम चर्चा करेंगे निवेश से जुड़ी अच्छी आदतों पर। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अच्छे म्यूचुअल फंडों का चयन कैसे किया जाए। आज हमारे साथ हैं पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजित मेनन जी। स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष जी। हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों को हम एक बात बताते चलें कि अगर आपका भी कोई सवाल है और आप अजित जी से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, वहां अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अजित जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक अच्छा निवेशक बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। मनीष जी, एक अच्छा निवेशक बनने के लिए जो सीक्रेट है वो शायद आज भी दुनिया भर में लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या फैक्टर्स ऐसी होनी चाहिए जो हमें सक्सेस दिला दे। लेकिन मैं ये मानता हूं मेरे एक्सपीरियंस से कि जो हमारी बिहेवियर है, जो हमारी फाइनेंशियल आदतें हैं, वो बहुत मायने रखता है कि हम कैसे निवेशक बनेंगे। वो एक कहावत है FM अलेक्जेंडर की कि पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर्स, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर्स। कि हम हमारे भविष्य को हम नहीं बनाते, हमारे आदतों को हम पहले बनाते हैं और ये आदतें जो है वो हमारे भविष्य को बनाते हैं। जी, हम चर्चा करेंगे निवेश के थंब रूल्स की। मतलब एक आम आदमी को जो निवेश के नियम अपनाने चाहिए, आप जरा उस पर प्रकाश डालिए। जी मनीष जी, देखिए कि हम जब मीडिया में, जब हम लोगों को फेसबुक के तौर पे या आर्टिकल्स में या वीडियोस में जब हम पर्सनल फाइनेंस की बातें करते हैं तो हम काफी जनरलाइज करते हैं चीजों को। और ये पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हर एक आदमी जो होता है, हर एक इंसान जो होता है, हर एक घर जो होता है वो यूनिक होता है। उनकी जरूरतें बहुत यूनिक होती है। किसी के घर पे बूढ़े माँ बाप होते हैं, किसी के घर पे बच्चे होते हैं जिनकी एजुकेशन की खर्चे होते हैं, तो बहुत अलग अलग रहते हैं। लेकिन हम जनरलाइज थोड़ा करते हैं। तो इस चीज में जब थंब रूल्स की बात आती है तो थंब रूल्स का ये एक इंपॉर्टेंस है कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट, हमें कहीं ना कहीं से एक शुरुआत करने की जो है वो मोटिवेट करते हैं। तो थंब रूल्स को अगर देखा जाए तो काफी सारे कुछ सिंपल से थंब रूल्स हैं। जैसे हम निवेशकों के लिए हम बता सकते हैं कि अगर आपका जो भी समझिए कि जो टेक होम सैलरी है, जो आपका आमदनी है, उसमें से आप 50% आपके जरूरत और आपकी जो ख्वाहिश है, दोनों को अगर आप मिलाए तो आप 50% के अंदर अगर आप उसको रख सकते हैं तो ये पहला थंब रूल हुआ। तो बाकी के 50% का क्या हुआ? तो बाकी के 50% में हम 30% जो है हमारे ईएमआईज, जैसे कि घर या गाड़ी जिसके हम हमारे लाइफस्टाइल के लिए जो हम खरीदते हैं, तो उसके ईएमआईज जो है वो 30% में लिमिट रहे, सीमित रहे। और बाकी के 20% जो है वो हम बचत करें उसके। तो ये 50-30-20 एक थंब रूल है कि लोगों को ध्यान में रहे कि अपने जरूरत और हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं वो हम 50% में अगर रख सके, 30% ईएमआई और 20% सेविंग। लेकिन ये जो ईएमआई और सेविंग है ये एक 30 साल की उम्र के जो होंगे, तो 30 से 40 साल तक 30% में रखना ठीक है। अगर आप 40 के हो या 40 के आगे आपका उम्र हो अगर, तो ये 30 का 20% होना एक थंब रूल है। तो आप सेविंग्स 40s में अपना 20 का 30 कर सकते हैं। और अगर आप 50 के हो तो आपके ईएमआई 10% में सीमित रहे और आप सेविंग्स 40% करें। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये फॉर्मूला जो है 50-20-50-30-20 का, वो बदलता रह सकता है। तो ये एक थंब रूल हुआ। दूसरा थंब रूल ये है कि हम ये हाउस होल्ड बजटिंग जिसको कहते हैं, ये अगर हमने एक बार तय कर लिया कि ये हम थंब रूल में अगर हम रख सकते हैं तो ये अच्छा होगा। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम इंश्योरेंस कितने की करें। क्योंकि जब हम यंग होते हैं, हमारी एज होती है जहां पे हम अर्न करते हैं, तो वहां पे हमारे इनकम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो जब अगर 30 साल का कोई अगर 30 साल का अगर आपका उम्र हो, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो आपके एनुअल आमदनी जो है, एनुअल इनकम जो है, या एनुअल एक्सपेंसेस भी मान सकते हैं कॉन्जर्वेटिवली, उसके 10 गुने की आप इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आप ले। तो ये एक रूल हुआ कि 10 टाइम्स योर एनुअल एक्सपेंस और योर एनुअल इनकम, इसकी आप इंश्योरेंस करें।
तीसरा है निवेशकों को कि इक्विटी में हम इन्वेस्ट करें, कोई थोड़ा सा रिस्क उठा ले कि हमें कुछ रिटर्न्स मिले। तो इक्विटी के लिए एक थंब रूल है कि आपका उम्र जो है, आप 100 से उसको माइनस कीजिए, तो 100 माइनस एज का ये एक थंब रूल आप यूज कर सकते हैं। तो इफ यू आर अ यंग पर्सन, आप एक नौजवान हो, आप 30 साल के हो फॉर इंस्टेंस, तो 100 माइनस 30 आप 70% इक्विटी में लगा सकते हो। लेकिन अगर आप 60 साल के बुजुर्ग हो तो 100 माइनस 60 आपका इक्विटी में सिर्फ 40% की एक्सपोजर होनी चाहिए। तो ये एक थंब रूल हुआ। वैसे ये दो तीन जो थंब रूल्स हैं, इसको लेकर के हम आगे चल सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि इसको अगर हम फॉलो करें तो हमारी फाइनेंसेस जो है वो ज्यादातर एक पटरी पे आ जाए। और ये कि ब्याज जो है वो महंगाई या इन्फ्लेशन से कनेक्टेड है। तो आज अगर आप न्यूज़पेपर कहीं भी पढ़ेंगे या मीडिया में आप पढ़ते हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ सकती है, सप्लाई साइड के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके वजह से कॉस्ट्स बढ़ रही है कंपनियों की, तो खर्चे बढ़ सकते हैं। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो कोई भी गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को मूव करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सोचते हैं। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट या ब्याज जो है वो भी बढ़ेगी। और जब ब्याज बढ़ती है तो सेवर्स के लिए बहुत अच्छा होता है और इन्वेस्टर्स के लिए खराब। और इन्वेस्टर्स के लिए क्यों खराब होती है? वो इसलिए कि अगर ब्याज बढ़ती है तो कंपनी की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ती है और उनकी अर्निंग्स पे इंपैक्ट आ सकती है। तो जब हम निवेश के बारे में सोचे और हम ये समझे कि अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट आया जहां पर ब्याज बढ़ रही है तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक बात यह है कि अगर आपका जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में है, तो वो आप जितने हद तक शॉर्ट एंड में रखें तो वो अच्छा होगा। और जब इंटरेस्ट रेट्स एक पीक तक आए और हमें ये ध्यान हो कि ये पीक पे है, तब हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं या लंबे समय की जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर हम आज लंबे समय के फंड्स में, अगर फिक्स्ड इनकम फंड्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं और ब्याज बढ़ती है तो हमें प्राइस में घटाव आ जाता है, तो हमें लॉस होगी। तो शॉर्ट एंड में रहना, एक साल के अंदर के जो मैच्योरिटीज हैं उस तरह के फंड्स में रहना, ये बेटर रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूं मनीष जी कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जब कभी ब्याज बढ़ना या महंगाई बढ़ने की जो फर्स्ट फेज होती है तो वो इक्विटी के लिए भी अच्छी होती है और वो थोड़े 1-2 साल के बाद उसमें इंपैक्ट आने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्याज बढ़ने से जो है इन्वेस्टर्स या इक्विटी में कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज हो इक्विटी में, अगर आप डिवर्सिफाइड सेक्टर्स में हो तो जो इनिशियल फेज होती है वो इक्विटी के लिए भी ठीक ही होती है। बट आपने जो प्रश्न पूछा वो ये है कि वो म्यूचुअल फंड में कहां पे इन्वेस्टर को रहनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड के अगर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप हो तो उसमें शॉर्ट एंड या एक साल के अंदर की मैच्योरिटी की जो फंड्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरी है या मनी मार्केट कैटेगरीज हैं या लो ड्यूरेशन कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज के फंड्स जो भी आप चुने उसमें आप इन्वेस्टेड रहे। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां जो है एफडी से बेहतर ब्याज मिल सकता है। आज के तारीख में तो वो ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं फंड्स में और टैक्सेशन की किसी लोगों को टैक्सेशन भी होती है। फिक्स्ड इनकम में 3 साल रुकना पड़ता है आपको टैक्सेशन के लिए, लेकिन कंपेरेबल तो है बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि आप म्यूचुअल फंड्स में जो है अगर आप इन्वेस्टेड रहें तो आपको चॉइस बहुत ज्यादा है। फिक्स डिपॉजिट में जितने चॉइसेस हैं उसमें कंपैरिजन में आपके कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में भी रहना मनीष जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थंब रूल्स के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें एक थंब रूल ये भी है कि पहली चीज हर एक निवेशक को, हर एक सेवर को जो बचत करते हैं उनको ये देखना है थंब रूल की आपका जो एक्सपेंसेस हो, मंथली एक्सपेंसेस हो, आपके जो खर्चे हैं उसके 6 गुना या एक साल 12 गुना जो है उसका जो एक कॉर्पस है वो आप कोई सेफ फिक्स डिपॉजिट में या कोई शॉर्ट एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखे। तो थंब रूल ये भी एक हुआ इस मामले में कि आप इमरजेंसी फंड बिल्कुल क्रिएट करें बिफोर यू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। और इमरजेंसी फंड का थंब रूल ये है कि 6 टाइम्स योर मंथली एक्सपेंसेस। अगर आप और कंजर्वेटिव होना चाहते हो तो 12 टाइम्स, एक साल की जो आपके खर्चे हैं
उस हद तक आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। वो आप फिक्स डिपॉजिट में भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई शॉर्ट एंड फंड में भी क्रिएट कर सकते हैं। जी, हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया है। ये राकेश कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि अभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना महंगा है क्या? देखिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है, एक तो उन निवेशकों के लिए है जो जिनके पास वक्त अपने साइड पे हो। तो यानी कि अगर आप 30 साल के हो, अभी राकेश कुमार जी की उम्र तो मुझे नहीं आता, लेकिन राकेश कुमार जी अगर आप एक 30 साल या 40 साल के बीच में अगर हो, तो बिल्कुल आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हो तो आप उसको कायम रखें। जब हम स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप के बारे में बात करते हैं मनीष जी, ये एसेट एलोकेशन हुआ, तो हर एक का जो एक प्रोपोर्शन होता है बस उसी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा 100 रुपया अगर हम निवेश कर रहे हैं तो पूरा 100 रुपया हमने स्मॉल कैप में लगा दिया कि हम उसमें रिटर्न्स बनाएंगे। तो एक प्रोपोर्शन रखें आप, आपकी उम्र के हिसाब से। अगर आप यंग हो तो आप स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा ज्यादा प्रोपोर्शन रख सकते हैं आपके इक्विटी के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने पहले थंब रूल कहा, 100 माइनस एज। तो अगर आप 40 साल की उम्र पे आज हो तो 100 माइनस 40, 60% आप इक्विटी में रख सकते हो। उस 60% में से आप 20% यानी कि 12% से 15% करीब 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 आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक उत्तर रहेगा कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन को अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेच्ड हो गया है। सारा ही इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। लेकिन अगर आपके पास 3 या 5 या 7 साल का अगर टाइम हो आपके पास, तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप स्मॉल कैप को जो आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टेड हो तो उसी में रहिए। दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हैं पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजित मेनन जी। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी इन्होंने अनिल जी के सॉरी राकेश कुमार जी के प्रश्न का उत्तर दिया है स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ। एक चीज सर और देखने को मिल रहा है कि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में ओवरसीज फंड ऑफ फंड्स, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड काफी लॉन्च हो रहे हैं जो विदेशी म्यूचुअल फंडों में निवेश करते हैं, फंड ऑफ फंड्स में निवेश करते हैं। जो लिस्टेड कंपनीज हैं, फेसबुक, एडोबी जैसे जो कंपनियां हैं, वैसे कई सारे ऐसे फंड ऑफ फंड्स आए हैं। क्या अपने यहाँ डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ये फंड्स आए हैं कि आप विदेशी मार्केट में भी अपना डाइवर्सिफाई कीजिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन क्या पहले अपने जो डाइवर्सिफाइड फंड उपलब्ध है मार्केट में उनका यूज ना किया जाए? बिल्कुल मनीष जी। आप इसको कैसे देखते हैं? मनीष जी, मैं ये देखता हूं कि आपने जैसे कहा, इंटरनेशनल फंड्स सिर्फ आपको डिवर्सिफिकेशन बढ़ाने की एक तरीका है। आप आज डिवर्सिफाइड है इंडियन मार्केट में, तो ये बिल्कुल सही है कि आप ये मार्केट को जानते हो, आप इसमें डिवर्सिफाइड रहें। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर आप इंडिया की जो पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें, अगर हम ये कहें कि ये $3 ट्रिलियन के करीब करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर है, तो अगर हम पूरे ग्लोब के, पूरे वर्ल्ड के मार्केट कैपिटलाइज इक्विटी मार्केट की कैपिटलाइजेशन को देखें तो वो $120 ट्रिलियन करीब है। तो इंडिया उसमें $3 ट्रिलियन। तो देखिए कि वो कितनी सी छोटी एक ये है, परसेंटेज है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स और कंपनीज हैं विश्व भर में जो आज इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में नहीं है। कहीं अगर आप पेमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करें, या आप डेटा सेंटर्स के बारे में बात करें, या अगर आप लग्जरी आइटम्स के बारे में बात करें, तो काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जो आज इंडिया के स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये जो बाहर जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, ये सारे ही अच्छे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं। तो एक निवेशक जब अपना डिवर्सिफिकेशन अगर जब वो सोच रहा है तो वो डिवर्सिफाई इंडिया में करे और वो पूरे विश्व भर में भी कर सकता है। लेकिन फिर बात आके यहीं पे आती है कि आपका एसेट एलोकेशन आप कैसे करोगे उसमें, और आप क्या परसेंटेज इन्वेस्ट करोगे। हमारा ये मानना है और हम ये निवेशकों को यही बताते हैं कि आपके जरूरत के हिसाब से इक्विटी की जो टोटल आपकी एलोकेशन है उसमें आप 10 से 20% के बीच में कहीं आप इंटरनेशनल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 और 20 का ये रेंज इसलिए है कि कुछ ऐसे निवेशक हो सकते हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, या उनके बिजनेस ऐसे हैं कि वो डॉलर में उनका एक्सपोजर है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा रुपी डॉलर के हिसाब से आपका एक करेंसी एक्सपोजर भी एक एसेट एलोकेशन में आता है।
मनीष जी, मैं ये मानता हूं कि एसेट एलोकेशन किसी निवेशक के लिए हमारे हमारे साथ आज दुनिया भर में कहीं भी अगर आप निवेशक हो, यूएस में हो या इंडिया में हो, वो 7 तरीके के एसेट क्लासेस होते हैं। इक्विटी होता है, फिक्स्ड इनकम होता है, गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स होता है, कमोडिटीज होता है, रियल एस्टेट होता है, करेंसी होता है और ऑल्टरनेट्स भी होता है। ऑल्टरनेट्स में वो सारे आ गए जिसमें हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं होगा, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी हुआ या पेंटिंग हुआ या बिटकॉइन हुआ, ये सारे ऑल्टरनेट्स हुआ। तो देखिए, करेंसी भी एक एसेट क्लास है एक तरीके से। कुछ कुछ एक्सपर्ट्स उसको मानते नहीं है, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि करेंसी भी एक एसेट क्लास होता है। एज एन इंडियन इन्वेस्टर, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन ने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी तरीके से एक 2-3% का रिटर्न ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये इंटरनेशनल फंड्स भी फायदे का हो सकता है। आपको करेंसी एक्सपोजर भी मिली और आपको सेक्टर्स और स्टॉक्स की भी एक्सपोजर मिली जो आज इंडियन मार्केट्स में नहीं है। बट ये मैं बता दूं मनीष जी कि आज के तारीख में सेबी और आरबीआई ने इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना रोक दिया हुआ है, और शायद कुछ ही दिनों में नई लिमिट्स निकलेंगे इंडस्ट्री के लिए कि हम फिर से इन्वेस्टमेंट ले सके। पुरानी एसआईपीज वगैरह जो है वो चल रही है आज के तारीख में, लेकिन वो लिमिट तक है। आरबीआई ने 7 बिलियन की लिमिट दी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और 1 बिलियन ईटीएफ्स की एक्स्ट्रा लिमिट। वो लिमिट पहुंच गई है इंडस्ट्री, काफी निवेशक इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करके वो लिमिट आज बहुत करीब है पहुंचने का। तो जब नए लिमिट्स आएंगे तब फिर से ये शुरू होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस न्यूज का भी आप एक मतलब फॉलो कीजिएगा। हम आगे बढ़े उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है योगेंद्र करमाली जी। ये आपसे जानना चाहते हैं कि पीजीआईएम का रिटायरमेंट फंड कब लॉन्च होगा। योगेंद्र जी, रिटायरमेंट मेरे लिए और यहाँ पीजिम में हम सब के लिए एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है। और मैं ये मानता हूं कि ये 22-23 के जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम हमारा रिटायरमेंट फंड लॉन्च करेंगे। रिटायरमेंट को लेकर के पीजिम इंडिया ने ऑल इंडिया रिटायरमेंट रेडीनेस की सर्वे भी की है और हम एडवाइजर्स के लिए रिटायरमेंट सर्टिफिकेशन भी शुरू की है। रिटायरमेंट में ये मानता हूं मनीष जी, एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए लोन नहीं मिलता। आप देखिए कि हर निवेशक के लिए जितने भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना, ये सारे जो है गोल्स हैं उसके लिए लोन मिल सकता है। लेकिन रिटायरमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए लोन नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है कि हम बचाएं पैसे रिटायरमेंट के लिए। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विषय है हमारे लिए और हम ये प्रोडक्ट को डिजाइन करके 22-23 के अंदर लॉन्च करने की उम्मीद रखते हैं। जी, ज्यादातर जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं उनकी एडवाइस होती है कि आप गोल बेस्ड निवेश करें, मतलब लक्ष्य पहले तय करें, निवेश बाद में करें, पहले लक्ष्य तय होना चाहिए। ऐसे में किसी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में आइडियली कितने फंड्स होने चाहिए और इन फंडों का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर लोग देखते हैं कि भाई 3 साल में कितना दिया, 1 साल में कितना रिटर्न, 1 महीने में कितना रिटर्न। तो पैमाना क्या होना चाहिए और पोर्टफोलियो में फंड्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनीष जी, ये भी जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे निवेशक ऐसे हैं कि बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम स्टैंप कलेक्ट कर रहे हैं वैसे फंड्स कलेक्ट करते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से ये होगा कि आपको 5 से 6 फंड्स से ज्यादा की जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप डिवर्सिफाइड फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा हो तो आपका सारा ही जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की जो एक्सपोजर आपको होनी चाहिए वो तो आपको मिल ही रहा है फ्लेक्सी कैप जैसे फंड कैटेगरीज के अंदर या मल्टी कैप जैसे कैटेगरीज के अंदर, कोई भी डिवर्सिफाइड कैटेगरी में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप क्योंकि सेबी ने आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए हर कैटेगरी में एक ही स्कीम रखने की जो है नियम बनाया हुआ है, तो अगर आप 3 या 4 फंड हाउसेस के बीच में अगर आप उसको डिवर्सिफाई करो और आपने 5 या 6 स्कीम्स लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप के अगर आपके पास हो तो ये काफी है मेरे हिसाब में। इससे ज्यादा डिवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि सारे ही जो है वो एक ही मार्केट में प्ले कर रहे हैं। अगर आप पोर्टफोलियो की अंडरलाइंग पोर्टफोलियोज को अगर देखें तो सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से लार्ज कैप हुआ टॉप 100 स्टॉक्स,
मिड कैप हुआ नेक्स्ट 150 और स्मॉल कैप हुआ 250 के बाद जितने भी स्टॉक्स है उसको स्मॉल कैप की डेफिनेशन देते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड्स को ये नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जो पोर्टफोलियोज है वो करीब करीब सिमिलर होते हैं, लेकिन फंड मैनेजर की स्टाइल अलग हो सकती है कि किसी फ्लेक्सी कैप में किसी का लार्ज कैप का प्रोपोर्शन ज्यादा हो या कम हो, तो ये हो सकती है। तो आप स्टाइल के हिसाब से देखें, और अगर आप 4 या 5 फंड्स मेरे ख्याल में मैक्सिमम अगर आपके पास हो तो ये ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है कि आप 1-2 में इन्वेस्ट करें, और बहुत ही ज्यादा डिवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी नहीं है अगर आपके पास 10 या 15 फंड्स हो। तो 4 से 5 अगर स्कीम्स आपके पास, फंड्स अगर आपके पास पोर्टफोलियो में हो तो ये काफी है। मैं पर्सनली मनीष जी, मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूं। मेरे पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो मेरे फाइनेंशियल, फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से जिन्होंने डिवर्सिफाई किया हुआ है हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। तो मैं भी यही एडवाइस दूंगा कि आप क्योंकि हर एक आदमी यूनिक होता है, हर एक हाउस होल्ड यूनिक होता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, तो एक अच्छी सी एडवाइजर, एक ट्रस्टेड एडवाइजर को अगर आपके साथ रखें तो वो आपको एडवाइस ये कर सकता है कि आपको कितनी चाहिए, और आप इक्विटी में 4 या 5 फंड्स और फिक्स्ड इनकम में 3 या 4 अगर स्कीम्स आपके पास हो तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी हो सकती है। मतलब आपने बिल्कुल सही बात कही। फाइनेंशियल एडवाइजर को भले ही फीस देनी पड़े, लेकिन आप उनकी सलाह से इन्वेस्ट कीजिए, जैसे आप डॉक्टर को फीस देके उनकी दवा खाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आपका सेहत ठीक और वहां आपका फाइनेंशियल हेल्थ ठीक रहेगा। बिल्कुल 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 मनीष जी, और ये इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पहले कि आदतें हमारी, एक निवेशक के लिए जो सबसे अहम बात है वो है कि अपनी फाइनेंशियल आदतें क्या है। तो अगर हम हमारे खुद से पैसे को अगर मैनेज करें तो हमारी इमोशंस जो है हमारे पैसे को लेकर के वो बीच में आ जाता है, तो हम ज्यादा ग्रीडी या ज्यादा फियरफुल भी हो सकते हैं। तो एक थर्ड पार्टी जो क्वालिफाइड हो, जो कंपिटेंट हो, जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो उनके साथ अगर आप काम करें तो मैं ये समझता हूं कि जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं इसमें आप बिल्कुल सक्सीड कर सकते हैं। देश में कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, उनमें पीजीआईएम इंडिया भी शामिल है। तो निवेशकों के बीच आप अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं? मनीष जी, पीजिम देखिए, प्रूडेंशियल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो यूएस की प्रूडेंशियल है वो आज टॉप 10 में आते हैं, 10th रैंक है वर्ल्ड, दुनिया भर में। और यहाँ इंडिया में हम नए हैं, 2019 में हम पीजिम बने यहाँ पर, और हमारे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के सारे जितने पोर्टफोलियोज में जितने स्कीम्स होनी चाहिए वो है आज हमारे पास। लार्ज एंड मिड कैप, फोकस्ड इक्विटी, रिटायरमेंट, ये कैटेगरीज हैं जहां पे हमारे स्कीम्स नहीं है, और शायद हम 22-23 में इस स्कीम्स को भी ले आएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जहां पर हमारा फोकस है, हम निवेशकों के साथ जो बात कर रहे हैं वो 2 एरिया है। एक है हाइब्रिड्स की जो एरिया है, जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही एक अच्छी टूल बन सकती है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक मॉडल के हिसाब से, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से वो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में इन्वेस्ट करती है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज हुआ। हाइब्रिड इक्विटी की कैटेगरी हुआ, वहां पर हम पहला ऐसा फंड है जहां पर हम 10 to 12% इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। और इक्विटी सेविंग्स की कैटेगरी हुआ जहां पर हम एक ऐसा स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं जहां पर कम रिस्क के हिसाब से एक फिक्स्ड इनकम प्लस प्लस रिटर्न की उम्मीद रखते हैं हम, कि हमने उसके बैक टेस्टिंग के भी देख लिया कि सेफ्टी है और इन्वेस्टर्स वहां पर जा सकते हैं, और टैक्सेशन भी इज इक्वल टू इक्विटी, इट्स 1 year। तो वो एक फायदा है। तो हाइब्रिड्स की जो एरिया है, बैलेंस्ड एडवांटेज, हाइब्रिड इक्विटी और इक्विटी सेविंग्स, ये एक कैटेगरी है जो हम पॉपुलराइज करना चाहते हैं बाकी फंड हाउसेस के साथ। दूसरा एक यूनिक अगर मैं कहूं तो इंटरनेशनल फंड्स में हमने नवंबर में ग्लोबल रियल एस्टेट फंड को लॉन्च किया। ग्लोबल रियल एस्टेट फंड एक रेट्स फंड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करती है, एंड इट इज ग्लोबल। तो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फंड्स, पहला ऐसा एक फंड है जो ग्लोबल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। और जब हमने बात की कि ब्याज बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये जो माहौल है ये रियल एस्टेट के लिए एक तरीके से, रियल एस्टेट गोल्ड के लिए ठीक ही है।
तो हमने सोचा कि एक ऑप्शन ये लॉन्च करें, क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज ये प्रूडेंशियल ग्लोबल लेवल पे है। हम आज विश्व भर में रियल एस्टेट के 4th लार्जेस्ट ओनर हैं, तो उसकी जो इंटेलिजेंस है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रियल एस्टेट जब हम इंडिया में बात करते हैं तो हम कमर्शियल या रेजिडेंशियल के बारे में सोचते हैं, लेकिन ग्लोबली रियल एस्टेट होता है डेटा सेंटर्स, रिटायरमेंट होम्स, पर्सनल स्टोरेज, ग्रोसरी, कोल्ड स्टोरेज, और बहुत सारे ऐसे वैरायटीज है रियल एस्टेट में। तो ये सारा जो है ये कैप्चर करती है ग्लोबल रियल एस्टेट फंड। तो पीजिम जो आज इंडिया में अगर कोई एक डिफरेंशिएटर अगर है हमारा, तो ये एक है कि डोमेस्टिक इक्विटी हमारी बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल भी एक प्लेटफॉर्म है, और इसमें डिफरेंशिएशन के लिए रियल एस्टेट जैसा भी एक प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाइब्रिड की एरिया में जो एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली करे, बैलेंस्ड एडवांटेज या इक्विटी सेविंग्स या हाइब्रिड इक्विटी, ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, चलते चलते अंत में हमारे दर्शकों को निवेश से जुड़ा कौन सा टिप्स आप देना चाहेंगे जो उनके? मैं मनीष जी यही टिप दोहराना चाहूंगा कि जो हमारी फाइनेंशियल आदतें हैं उस पे ध्यान रखें। अगर उस पे ध्यान रखें तो बहुत कुछ सही हो सकता है, क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने कहा कि हर जो निवेशक है, हर जो घर है वो अलग है, उनकी जरूरतें अलग होती है। तो हम एक जनरल तरीके से जब बात करें तो बहुत मुश्किल होता है हर एक आदमी को या हर एक घर को हम एडवाइस करें। तो एक एडवाइजर की अहमियत वहां पे आती है कि आप, अगर मैं सबसे बड़ी टिप दूं कि मैं अपने पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को जिस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूं, तो सबसे बड़ी टिप यही होगी कि आप एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर को आपके साथ मिले, तो आपका ये जो फाइनेंशियल जर्नी है वो सही तरीके से हो सकता है। तो यही मेरा फाइनल टिप रहेगा कि आप अपने एरिया में अपने फ्रेंड्स, कलीग्स को पूछ करके एक ट्रस्टेड एडवाइजर को अगर आप रखें तो बहुत सारी चीजें जो है फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के इसमें सहूलियत हो सकती है। हमारे दर्शकों को आपने काफी सारे टिप्स भी दिए, कई सारी नई नई जानकारियां भी दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये टिप्स हमारे दर्शकों के काम आएंगे, उनकी आर्थिक सेहत जो है मजबूत होगी। जागरण डायलॉग्स का आप ये कार्यक्रम जागरण के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, और साथ ही इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपका। धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू।